बोलो संगीता। बोलो संगीता, कौन बोल रहा है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है कि संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम एक लर्निंग है तो वो लर्निंग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। हम संबंध स्थापित कर लेते हैं ना। अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है तो अगली बार वैसी सी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर वो सॉल्यूशन हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक। ये डिफरेंस मामूली से डिफरेंस है, ये समझने की, इसीलिए तो इसको सेकेंडरी बोला, प्राइमरी नहीं बोला। प्राइमरी के तीनों कितने अलग थे। सेकेंडरी इसीलिए बोला गया कि मामूली सा डिफरेंस है इनमें। सिमिलरिटी सेम टू सेम या सिमिलर नेचर की, एज इट इज भी नहीं कहेंगे हम, सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम आए तब। एसोसिएटिव लर्निंग में जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम प्रॉब्लम आए, लेकिन सॉल्यूशन सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। नहीं, लैंग्वेज को सिमिलर नहीं कह सकते हो। अब एक इंग्लिश, हाँ ये हो, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। लैंग्वेज सीखना नहीं हो सकता क्योंकि एक तो आप इंग्लिश सीख रहे हो, एक फ्रेंच सीख रहे हो। फर्क है ना दोनों टाइप की लैंग्वेज में। लेकिन एसोसिएट होएगी, आपने आपने कैसे सीखना है वो तो होएगा, एसोसिएटिव लर्निंग तो हो जाएगी। समानता के आधार पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होएगा, क्योंकि आपको दूसरी लैंग्वेज अभी समझ ही नहीं आ रही। एसोसिएटिव लर्निंग को आप एक्सपीरियंस से समझ सकते हो कि एक्सपीरियंस जुड़ते चले जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस लाइफ में फिर काम आते हैं ना, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट थ्योरी कर रहे हैं। हाँ बोलो। अटेंशन वाला? बोलो पूछो। खोजात्मक जिसमें खोज, देखो नाम से ही क्लियर है। आप लोग इसके ना ज्यादा ये मत देखो कि बुक में क्या लिखा है, नाम से ही क्लियर है। खोजात्मक खोज खोज करनी पड़ेगी। विश्लेषणात्मक जहाँ पर गुण दोष की परख करनी पड़े। संश्लेषणात्मक जहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करके फिर अटेंशन दी जा रही हो। संश्लेषण होता है जब सब कुछ इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह लाते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से उनको सेट करते हैं। बुक की लैंग्वेज में मत जाओ। पॉइंट क्या है उसके पॉइंट से ही, खुद से ही क्लियर है, ये पॉइंट तो खुद से ही क्लियर है। आप ये मत देखो बुक में क्या लिखा है आपने वैसा ही लिखना है, नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। जब भी किसी चीज पे अटेंशन देते हो तो खोजात्मक तो होती है वो प्रवृत्ति आपका। आप अटेंशन क्यों देते हो कि उसमें से कुछ कुछ नया हम ढूंढ सके, नया कुछ सीख सके, इसीलिए तो देते हो। अब अटेंशन यहाँ दे रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो इसमें भी खोजात्मक है। सवाल पूछ रहे हो, विश्लेषणात्मक भी हो रहा है। उसके बाद जाके दोबारा से पढ़ोगे, देखोगे, दोबारा से सीखने की, पढ़ने की, सेट करने की माइंड में कोशिश करोगे, संश्लेषणात्मक होएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी कर रहे हैं, इनसाइट लर्निंग। हाँ हाँ नामिका। इसकी थीम ये थी कि जैसे जैसे प्रयासों में वृद्धि होती चली जाती है, एरर कम होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे प्रयास बढ़ेंगे एरर कम हो जाएंगे, लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। 1898 कहाँ लिखा है? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर बोलो। आवाज आ रही है? 1898 ही होएगा।
बोलो। पहले नया टॉपिक कर ले। ये एंड की बात होती है, ये एंड में पूछना। जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा होता है तो एक बार नया कर लो। हाँ, पिछले वाले टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो शुरू में पूछना होता है। अभी लर्निंग से ध्यान भटक जाएगा, मेमोरी भी ला रहे हो, अटेंशन भी ला रहे हो, ये बाद में पूछना। नहीं, वो मैं देखो क्लियर तो फिर भी करूंगी, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन अगर लर्निंग का ही कुछ पूछ रहे हो, आज लर्निंग चल रहा है, तब तो अभी पूछो, वरना लर्निंग में से ध्यान तो हट जाएगा ना, लिंक टूट जाता है। अब उस ट्रायल एंड एरर की थ्योरी से लिंक है ये अगली थ्योरी भी, आप वो लिंक खत्म कर दोगे, फिर मैं कैसे कराऊंगी। पहले इनसाइड थ्योरी देखो, उसके बाद लास्ट में पूछना दूसरे चैप्टर्स का जिसका लिंक नहीं है। इनसाइड थ्योरी क्या है, ये थ्योरी, अच्छा लिखना कैसे वो बाद में, पहले मेन पॉइंट समझो इसका। ये क्या बता रही है कि अचानक से सूझ उत्पन्न हो जाती है दिमाग में, आइडिया आ जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। इसकी मेन थीम यही है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास होता है, ज़रूरत होती है तो सिर्फ उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उन सब का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के साथ ही है, हमारे आसपास ही है। हम उसको देख नहीं पाते हैं तो वो प्रॉब्लम है, और जब उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब थॉर्नडाइक ने जैसे कहा था, उन्होंने वो पिंजरे का लिया था, बिल्ली पे अध्ययन किए थे, तो उनकी थ्योरी क्या बता रही थी कि बाई चांस सॉल्यूशन निकल गया, बिल्ली उछल कूद मचा रही थी पिंजरे में और लीवर दब गया, पिंजरा खुल गया, बाई चांस सॉल्यूशन हो गया ना प्रॉब्लम का। लेकिन उनकी इस थ्योरी की आलोचना की थी, जैसे ही उनकी वो थ्योरी आई थी, कॉलर ने दी थी, उसके तुरंत बाद ये थ्योरी दी थी कॉलर ने, और ये आलोचना करी थी कि बाई चांस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, जरूरत होती है सिर्फ उसको समझने की। इनका मानना था कि एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि होती है और वो अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो बिना बुद्धि का उपयोग कर इधर से उधर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रैंडमली ढूंढ रहा है, जैसे बिल्ली कर रही थी, उछल कूद मचा रही थी, सॉल्यूशन निकल गया। ये कहते पशुओं पे तो ये चीजें लागू होती है, लेकिन ये चीजें इंसानों पे लागू नहीं होती, क्योंकि वो अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से ढूंढते हैं, ऐसे बाई चांस नहीं मिल जाता है सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हुई है। अच्छा, पेज नंबर पूछ रही हो पूनम, पेज नंबर 213, 213 पर है। हालांकि सारी लाइनें आपको पेज में नहीं मिलेगी, आपकी बुक में नहीं है, साथ साथ नोट करते जाया करो शॉर्ट में। तो जैसे आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की थी, उसमें आपने सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी वो टाइटल डाला था, तो आप यहाँ क्या डालोगे, इनसाइड थ्योरी। उसके अन्य नाम बहुत सारे थे, इसका अन्य नाम एक ही है। एक तो इनसाइड थ्योरी हो गई, दूसरा इसके अलावा एक और है कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अब ये थ्योरी, ये नाम क्यों पड़ा कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, क्योंकि कॉलर का मानना था कि अपने संज्ञान का, अपनी बुद्धि का व्यक्ति इस्तेमाल करता है और प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन होती है हमारे आसपास, समस्या एक परिस्थितियाँ होती है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और सॉल्यूशन ढूंढता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इसकी मेन थीम क्या है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसमें कॉलर ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, सिर्फ ज़रूरत होती है तो अपना पूरे परसेप्शन वहाँ लगाने की। इन्होंने परसेप्शन पे बहुत बल दिया है कि हम एज ए होल जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, पूरा देखते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। तो इनकी मेन थीम यही थी कि जब व्यक्ति को अगर मौका दिया जाए, प्रॉब्लम का सिचुएशन में डाल दिया जाए और उनको मौका दिया जाए कि सॉल्यूशन ढूंढो, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये है इसकी मेन थीम। अब इनका एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई किसी को, और किसी को, बाकी सब भी बोलो। ठीक है, ओके। मेन थीम ये है, कॉलर ने कहा कि हमारे आसपास ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसको
उन सारी सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करने की, उनको समझने की, ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। मेन बात क्या है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही है, हमें सिर्फ सिचुएशन को समझना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। ठीक है अंजलि? अब देखो एक्सपेरिमेंट देखो, इनके दो एक्सपेरिमेंट थे। थॉर्नडाइक का एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बिल्ली पे किया था, पिंजरे में बिल्ली को रख दिया था। इन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन इन्होंने बिल्ली पे नहीं किया, इन्होंने चिंपैंजी, और उस चिंपैंजी का नाम क्या रखा? सुल्तान। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी तो लिखोगे, लेकिन एक शुरू में एक्सपेरिमेंट जब लिखना शुरू करो तो शुरू में ये बात लिख दो कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे किया और चिंपैंजी का नाम सुल्तान रखा। और उसके बाद जब आगे आप पूरा एक्सपेरिमेंट लिखोगे, उसमें सुल्तान वर्ड यूज करोगे, चिंपैंजी वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने उसका नाम रखा था, चिंपैंजी का नाम रख दिया था सुल्तान। तो अब इन्होंने क्या किया, दो प्रॉब्लम ली इन्होंने, बॉक्स प्रॉब्लम और स्टिक प्रॉब्लम। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, ऐसे इन्होंने चिंपैंजी को पिंजरे में रख दिया। अब पिंजरे के बाहर केले रखे हुए थे, चिंपैंजी उन केले को देख तो सकता था, लेकिन वो उसको हाथ बाहर डाल के या कैसे भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। चिंपैंजी के पिंजरे में एक स्टिक, छड़ी बोलते हैं जिसको, छड़ी रखी हुई थी। पहले तो चिंपैंजी कोशिश करता है कि उसको वो केला मिल जाए, अंदर पिंजरे में बैठा ही कोशिश करता है कि मिल जाए, पर उसको मिलता नहीं है, तो वो थक हार के बैठ जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर जब वो बैठ जाता है तो उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आ जाता है, सूझ उत्पन्न होती है, और फिर वो स्टिक को उठाता है और स्टिक की हेल्प से वो केले को प्राप्त कर लेता है। ये तो थी सिंगल स्टिक प्रॉब्लम। इन्होंने स्टिक प्रॉब्लम और बॉक्स प्रॉब्लम दो टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। स्टिक प्रॉब्लम में दो के अंदर भी दो एक्सपेरिमेंट थे, सिंगल स्टिक प्रॉब्लम और डबल स्टिक प्रॉब्लम। ये अभी हमने जो किया वो था सिंगल स्टिक प्रॉब्लम। अब क्या किया इन्होंने दोबारा से, जब चिंपैंजी ने छड़ी उठा के और वो केले प्राप्त कर लिए, तो अगली बार इन्होंने क्या किया, केलों को थोड़ा और दूर रख दिया और पिंजरे में एक स्टिक की बजाय दो स्टिक को रखा। अब चिंपैंजी को क्या याद हो चुका था कि स्टिक की हेल्प से मैं केले को प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसने स्टिक उठाई और केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन तो केला तो अब और दूर रख दिया था, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। तो फिर चिंपैंजी फिर थक हार के बैठ जाता। फिर उसको अचानक से सूझ उत्पन्न होती, वो स्टिक ऐसी थी कि उसके अंदर दूसरी स्टिक को फंसाया जा सकता था, यानी स्टिक को लंबा किया जा सकता था। तो चिंपैंजी को सूझ उत्पन्न हो गई, उसने दूसरी स्टिक को उठाया, उसके अंदर फंसाया, स्टिक को लंबा कर लिया और फिर केले को प्राप्त कर लिया। तो ये इस बात से इन्होंने क्या प्रूव किया कि पिंजरे के अंदर उसको रखा था, वो केले को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास में था, वो स्टिक। जैसे ही उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आ गया और उसने वो प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। ये तो था इसका स्टिक प्रॉब्लम का एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्टिक और डबल स्टिक। इतना क्लियर हुआ? डबल स्टिक में ये किया उन्होंने कि चिंपैंजी को सिंगल स्टिक से तो लर्निंग हो गई थी कि मैं सिंगल स्टिक, एक स्टिक का यूज करके केले को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अब केले को और दूर रख दिया था एक्सपेरिमेंटर ने, वो उस सिंगल स्टिक की हेल्प से केले को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो उसने चिंपैंजी वो फिर थक हार के बैठ जाता। तो अचानक से फिर सूझ उत्पन्न होती, उसके पिंजरे में एक स्टिक और थी, यानी दो स्टिक रखी थी इस बार। तो उसने चिंपैंजी ने अब की बार क्या किया, एक स्टिक के अंदर दूसरी स्टिक को इस तरीके से जोड़ दिया कि वो स्टिक लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, और फिर वो उसको पिंजरे से बाहर निकाल के स्टिक को उसकी हेल्प से केले को अपने पास ला सके। तो यहाँ डबल स्टिक का रोल इतना था, स्टिक को लंबा करने का था। तो चिंपैंजी ने फिर अब ये भी सीख लिया था। ठीक है, हो गया कीर्ति? उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये तो स्टिक प्रॉब्लम का एक्सपेरिमेंट था। अगला एक्सपेरिमेंट है बॉक्स प्रॉब्लम का। अब क्या किया, चिंपैंजी को एक कमरे में छोड़ दिया। चिंपैंजी मैं बोल रही हूँ, आप सुल्तान लिखना, चिंपैंजी लिखो तो ब्रैकेट में सुल्तान लिखते चलना। अब इन्होंने क्या किया, चिंपैंजी को एक कमरे में छोड़ दिया और वहां दीवार पे केले लटके हुए थे, धागे की हेल्प से लटका रखे थे। चिंपैंजी कितना भी उछल कूद करे, कितना भी कूदे,
वो उस केले को देख तो सकता था लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता था। और कमरे में बॉक्स रखे हुए थे। पहले शुरू में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सिंगल बॉक्स, एक बॉक्स रखा कमरे में। तो जब चिंपैंजी हार थक जाता, भाई अब नहीं मिल रहे केले, तो अब इन्होंने इसमें यह प्रूव किया कि वो थक जाता, बैठ जाता, अचानक से उसके सूझ उत्पन्न होती, बुद्धि का वो इस्तेमाल करता, फिर वो बॉक्स को सरका के लेके आता जहाँ केले हैं और उस बॉक्स पे खड़ा होके उस केले को ले लेता था। जब उसने ऐसा सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम इन्होंने डबल बॉक्स का रखा, केले को और थोड़ा ऊपर लटका दिया ताकि एक बॉक्स पे चढ़कर भी वो केला प्राप्त ना कर सके, अब दो बॉक्स पे चढ़कर ही वो प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगा। वो एक बॉक्स खिसका के लाता, उस पर चढ़ता कूदता तो केला नहीं मिलता। दूसरा एक्सपेरिमेंट जल्दी सीखा जाता है। हमें जब एक बार पता चल जाता है ना कि बॉक्स पे खड़े होके, वो चिंपैंजी को जब पता चल गया कि बॉक्स पे खड़े होके केला मिल सकता है, तो उसको टाइम नहीं लगता दूसरी बार दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखने में। शुरू में नहीं पता होता कि बॉक्स पे खड़े होके केला मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो वो सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब उससे मिलती जुलती लर्निंग दोबारा कर रहे होते हैं, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा था, एसोसिएटिव शिफ्टिंग हो जाती है, एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं, तो वो सेकंड टाइम लर्निंग ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर प्रॉब्लम थोड़ी और बड़ी भी आएगी तब भी उसका सॉल्यूशन पहले वाले के मुकाबले में हम जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मिलती जुलती सी है। तो यहाँ पर उसने फिर दूसरा बॉक्स रखा था और केले को प्राप्त कर लिया था। ये था डबल बॉक्स, सिंगल बॉक्स एंड डबल बॉक्स। इस टाइप से इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए और दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर भी दो दो एक्सपेरिमेंट थे। बॉक्स प्रॉब्लम और स्टिक प्रॉब्लम, दो एक्सपेरिमेंट थे। दोनों एक्सपेरिमेंट को समझने में किसी को कोई दिक्कत? किसी को नहीं? हाँ, जो बॉक्स वाले में सेकंड आएगा, सिंगल बॉक्स प्रॉब्लम और डबल बॉक्स प्रॉब्लम। सिंगल बॉक्स में एक बॉक्स पे चढ़ के प्राप्त कर सकता था और डबल बॉक्स में दो इतना ऊंचा लटका दिया था कि वो एक बॉक्स से प्राप्त नहीं कर सकता था। अब उसको दो बॉक्स की जरूरत थी। तो शुरू में उसको नहीं पता था कि दो बॉक्स रखने पड़ेंगे, वो एक ही बॉक्स रखता है। लेकिन फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जब एक बॉक्स से काम नहीं बनता तो दूसरा उसके ऊपर रखता है, फिर उसके ऊपर चढ़ के केले को ले लेता है। चिंपैंजी पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चिंपैंजी का ब्रेन और ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये था इसका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और। हाँ बोलो। रुको रुको, तो मिक्स मत करो, बॉक्स और स्टिक का एक्सपेरिमेंट अलग है, मिक्स मत करो। हाँ, तुमने बॉक्स वर्ड यूज किया इसीलिए मेरे को लगा कंफ्यूजन हो रखी है। स्टिक का अलग है, तो उसने देखो स्टिक के साथ देखो चिंपैंजी ज्यादा नहीं करता छेड़खानी, चिंपैंजी का फोकस केले की तरफ था कि केला चाहिए। जैसे उसके हाथ में उसको छड़ी दिखी, उसने छड़ी को बाहर फिर निकालने की कोशिश की। अब हो सकता है चिंपैंजी ने कुछ और किया हो, हालांकि चिंपैंजी का ब्रेन ह्यूमन बीइंग के ब्रेन से मिलता जुलता होता है, बहुत ज्यादा ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, जैसे बिल्ली ने की थी ऐसी हरकत चिंपैंजी नहीं करेगा। अब मान लो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा सुनो, ये बात भी और ध्यान रखने की है कि चिंपैंजी का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन जैसा तो होता है, पर एक छोटे बच्चे की ह्यूमन ब्रेन जैसा होता है। हम एक बड़े व्यक्ति के पास जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो, उसके ब्रेन से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कि देखो बच्चे को क्या होता है, अगर बच्चे को कोई खिलौना चाहिए हो, बच्चे का फोकस मेन खिलौने पे ही होता है। आप उसके आसपास और कितने भी खिलौने रख दो, अगर उसको कोई एक खिलौना पसंद आ रखा है उसको वही चाहिए। आपने उसका अगर वो खिलौना उठा लिया तो वो रोएगा, उसके आसपास कितने भी खिलौने रखे हो उसको नहीं उठाएगा। क्यों? उसका फोकस तो उस एक ही खिलौने पे है। ऐसे उस चिंपैंजी का फोकस उस केले पे था, उसको कोई मतलब नहीं है स्टिक से। जब वो केला वो प्राप्त नहीं कर सका तब उसका फोकस गया उस स्टिक पे कि इसकी हेल्प से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, फिर उसने उसको उठाया। फर्क है यहाँ पर बिल्ली और चिंपैंजी में, चिंपैंजी का ब्रेन बिल्ली के ब्रेन जैसा नहीं है।
कि वो कुछ भी हरकत करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसकी हरकत के पीछे रीजन होएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे एक, ये तो हो गए 2 एक्सपेरिमेंट कॉलर के। एक और एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम बाद कॉलर ने किया था, डेटोर प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, चक्करदार मार्गीय समस्या। अब ये आपकी बुक में डायग्राम बना भी हुआ है, इसको देखो एक बार, डायग्राम खोलो एक बार सारे। 215 के पेज पे जो डायग्राम है उसको निकालो। 1 मिनट रुको, अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर करूंगी तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी भाई। मैं आपको फोटो भेज दूंगी फिर इसकी, ठीक है। इसमें इन्होंने एक बॉक्स बना रखा है। अच्छा, इस बॉक्स तो बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था पहले वो बताती हूँ। इन्होंने एक कमरे में चूजे को बंद कर दिया। उस कमरे में 3 तरफ, 2 तरफ तो दीवार थी, एक तरफ गेट था, और चौथी तरफ शीशे की दीवार थी। दीवार तो थी पर वो शीशे की थी। उस शीशे की दीवार में से वो बाहर देख सकता था कि खाना रखा है। चूजे को ये पता था कि बाहर खाना रखा है, तो शीशे की दीवार थी इसलिए वो बाहर जा सकता नहीं था उस खाने तक, इधर उधर पूरे कमरे में घूमता रहता। अचानक से उसको सूझ उत्पन्न होती कि दरवाजा है, दरवाजे से बाहर जाता और घूम फिर के वो खाने तक पहुंच जाता। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी वो ये बताना चाह रहे हैं कि सूझ का इस्तेमाल एक चूजा भी करता है, सिर्फ चिंपैंजी पे ये चीजें लागू नहीं हो रही। एक चूजा भी इस चीज का इस्तेमाल करेगा, उसको खाना सामने दिख रहा है तो उस खाने को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, और फिर वो भी थक हार के बैठ जाता है। कई देर तक तो वो शीशे की तरफ ही देखता है कि मैं जाऊं, यहाँ से क्रॉस कर जाऊं। वो वहां से जब क्रॉस नहीं कर पाता तो थक हार के वो बैठ जाता है। ऐसा इन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने कही है ये बात कि वो थक हार के पहले बैठेगा। तो आपने यही बात लिखनी है कि वो बैठेगा, आप ये नहीं कहोगे नहीं तो वो तुरंत जाएगा। हो सकता है कि आज आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो तो वो बैठे ना और तुरंत चला जाए गेट से बाहर, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि वो थोड़ी देर बैठेगा, उसके सूझ उत्पन्न होएगी, फिर वो जाएगा। तो आपने भी यही बात लिखनी है, अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। किसी के एक्सपेरिमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम सहमत हो चाहे हम सहमत ना हो। क्लियर हो रही है ये बात? इस प्रॉब्लम का चक्करदार मार्गीय समस्या, चक्करदार क्यों बोला? क्योंकि उसको चक्कर लगाना पड़ता था पूरे कमरे का, यानी गेट तक जाता, फिर गेट से बाहर निकल के घूम के दूसरी दीवार की तरफ वो जाता। तो चक्करदार मार्गीय समस्या, एक मार्ग बना हुआ था जो चक्करदार, यानी उसको घूमना पड़ रहा था, वहां चक्कर लगाने पड़ रहे थे, उसके बाद जाके उसको खाना मिल रहा था। इसको डेटोर प्रॉब्लम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चक्करदार मार्गीय समस्या। हो गया ये एक्सपेरिमेंट भी। तो आपने ये तीनों एक्सपेरिमेंट लिखने हैं अगर ये थ्योरी आती है तो। डेटोर प्रॉब्लम में क्या किया, एक कमरे में चिंपैंजी कह रही हूँ, चूजे को रख दिया। एक कमरे में एक चूजे को रख दिया। चूजा शीशे के बाहर खिड़की से वो देख सकता था कि सामने खाना रखा है, लेकिन वो शीशे की दीवार थी इसलिए वो वहां से उस खाने तक जा नहीं सकता था। तो थोड़ी देर तक तो वहीं से कोशिश करता कि मैं जाऊं, लेकिन वो शीशे की दीवार थी, उसको क्या पता शीशा है, उसको दिख रहा होता कि सामने खाना मैं जा सकता हूँ, कोशिश करता, नहीं जा पाता। तो वो थोड़ी देर बैठ जाता, थक जाता। उसके बाद उसके अचानक से सूझ उत्पन्न होती, वो इधर उधर पूरे कमरे में चक्कर लगाता, देखता कि कैसे मैं निकलूं यहाँ से। अचानक से उसको दरवाजा दिख जाता, और वो दरवाजे से बाहर जाके और फिर घूम फिर के वहां खाने तक वो पहुंच जाता। हाँ, एक एक बोलो। दरवाजा खुला था, कीर्ति क्या कह रही है? मैंने कब बोला चाहे दीवार थी? मैंने ये कहा एक तरफ दरवाजा था, 2 तरफ दीवार थी, और चौथी तरफ शीशे की दीवार थी, यानी 3 तरफ दीवार थी कुल मिला के। और चौथी तरफ भी पूरी पे तो दरवाजा नहीं होगा ना, दरवाजा तो थोड़े से एरिया में हो गया, बाकी तरफ तो दीवार ही होगी। आपके रूम में दरवाजा तो छोटा ही होता है, ऐसे ही ये रूम था एक तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, मेन फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स का रोल था इस इनसाइट लर्निंग के पीछे।
यानी कि जो इनसाइट लर्निंग होती है, जो हम अचानक से अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या था? एक तो गोल, फर्स्ट नंबर पे है गोल। हमारे माइंड में कोई गोल होना चाहिए। ये लाइफ में भी काम आती चीज़ें। अगर हमारे माइंड में कोई गोल नहीं है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिलता ही नहीं है। अब आपकी कोई प्यारी चीज़ गुम हो गई हो, आपके माइंड में वो गोल डिसाइड है कि मेरे को वो चीज़ ढूँढनी है, तब जाके आप इधर से उधर से कैसे भी करके वो गोल को आप अचीव कर लेते हो, आपको वो चीज़ मिलती है। लेकिन अगर कोई गोल ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन आप ढूँढोगे ही नहीं। इसलिए गोल का होना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। अब कॉलर क्या कह रहे हैं? इनसाइट लर्निंग तभी डेवलप होती है जब गोल तक पहुंचने के बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। अगर हमने गोल डिसाइड कर रखा है और कोई बाधा नहीं है, आराम से हमको गोल अचीव हो गया, तो इनसाइट लर्निंग भी उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ कुछ सीखने को मिला ही नहीं। इसीलिए लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबराओ मत। वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने इनसाइट का, सूझ का प्रयोग कर पा रहे हो, दिमाग ज़्यादा तेज हो रहा है। अगर सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता, आप कोशिश करते ही नहीं। इसलिए बाधा का आना भी जरूरी है ताकि लर्निंग ज़्यादा हो। उसके बाद डायरेक्टेड अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। गोल था माइंड में, बाधा भी उत्पन्न हो गई कि गोल तक अब कैसे पहुंचे, वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अटेंशन देनी स्टार्ट करनी पड़ती है। फिर उस गोल तक कैसे पहुंचे, उस पर ध्यान भी लगाना पड़ता है। अब आपको गोल तो डिसाइड आपने कर लिया, आपको पता है कि इसको गोल को अचीव करने में बाधा भी है, नहीं अचीव हो पा रहा है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, तो वो सॉल्यूशन होएगा भी नहीं। उस पर अटेंशन भी देनी पड़ेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा, कि उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे ये इस गोल को, इस बाधा को दूर किया जाए, गोल तक कैसे पहुंचा जाए, उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है टेंशन। अब मान लो आप अटेंशन भी दे रहे हो लेकिन आपको चिंता नहीं है, तो आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत करोगे ही नहीं। इसीलिए थोड़ी थोड़ी टेंशन होनी भी ज़रूरी होती है। अब मान लो कि आपके पेपर आ रहे हैं, गोल क्या है? एग्ज़ाम को पास करना है। बाधा क्या है? आपने कुछ भी याद नहीं कर रखा है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट, अटेंशन तो देनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा। बैठने से, सिर्फ सोचने से, टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होएगा। डायरेक्टेड बिहेवियर, कुछ एक्शन तो करना पड़ेगा, अटेंशन तो देनी पड़ेगी। अब मान लो आपने अटेंशन भी दे दी लेकिन टेंशन नहीं हो रही। आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर रख दिया, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर रख दिया, अटेंशन भटक जाएगी जब तक टेंशन नहीं होएगी। इसीलिए थोड़ी सी चिंता होनी भी जरूरी होती है। जिसको बिल्कुल, जो कोई, कई लोगों को समस्या ये होती है कि पेपर आ गया मेरे को चिंता नहीं हो रही। इस बात की भी चिंता हो रही होती है उनको कि मेरे को चिंता हो क्यों नहीं रही, मैं पढ़ क्यों नहीं रही। एक ये टेंशन भी हो जाती है लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या है कि अटेंशन हम दे रहे हैं, वो अटेंशन तभी लगातार रह पाएगी जब हमें टेंशन होएगी, थोड़ी सी चिंता होएगी कि हमें वो गोल अचीव करना ही है। अगर टेंशन नहीं है तो गोल, ऐसे लोग गोल से जल्दी भटक जाते हैं। फिर थोड़ा टाइम के लिए गोल बनता है, फिर वो वहाँ से ध्यान हटा लेते हैं, कहीं और ध्यान चला जाता है उनका। अगला पॉइंट क्या है? निष्क्रियता की अवस्था। अब इन्होंने, कोहलर ने ये पॉइंट ऐड किया, कोहलर एंड कोफका ने, कि जब हम टेंशन हो रही होती है, अब ऐसा देखो कभी कभी हो भी जाता है किसी किसी के साथ। जब मान लो कि आपके पेपर आने वाले हैं, गोल है पास होना है, पढ़ नहीं रखा कुछ, टेंशन हो रही है, लेकिन आपने अटेंशन पूरा दे रखा है, पढ़ भी रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए रुकना भी पड़ता है। जिनके पास आप में से मैथ है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि कई बार जब कोई मैथ का सम नहीं निकल रहा होता तो थोड़ी देर उसको छोड़ दो, लगातार भी कोशिश नहीं करनी होती। अगर आपने कोशिश करी, बहुत देर से कोशिश कर रहे हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उस सम का, तो थोड़ी देर उसको छोड़ दो, आराम करो। अचानक से आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन आएगा और आप फिर उठ के बैठोगे, फिर करोगे। ऐसा होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरी आदत थी टीचर्स के कराने से पहले अगला चैप्टर करने की, तो सॉल्यूशन नहीं पता होता था, कई बार कोशिश करते रहते उसके बाद थोड़ी देर जब आराम करती, अपने आप दिमाग में आ जाता, हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे करके देखती हूँ। जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन निकल ही गया, हो सकता है फिर ना निकले, फिर छोड़ देती, चल नहीं निकला, दोबारा से हो सकता है फिर दिमाग में कोई आइडिया आ जाए, हाँ ऐसे हो सकता है, फिर निकल जाएगा। मैथ के तो ये आराम से समझ सकते हैं, मैथ के सम सोल्व करते टाइम ऐसा कई बार हो जाता है, एक बार चीज छोड़नी पड़ती है। और बाकी सब लोग ऐसे समझो कि मान लो आप कुछ ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा, कई बार आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे थोड़ी देर शांत बैठ जा, अपने आप मिल जाएगा, और थोड़ी देर बैठ जाने के बाद आपको याद आ जाता है, हाँ मैंने यहाँ रखी थी,
जब तक आप उसको ढूंढ रहे हो, जोर शोर से लगे पड़े हो, वो चीज नहीं मिलती। थोड़ी देर रुक जाओ। अगर आपने कोशिश कर ली और आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो थोड़ी देर रुको। एक बार शांत मन होने की भी जरूरत होती है। शांत मन होने के बाद सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कैसे क्या करना था, कहाँ आपने क्या चीज रखी थी। तो ये था स्टेज ऑफ इनएक्टिवनेस। कॉलर एंड कोफ्का कहते हैं कि लगातार प्रयास मत करो, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा तो इनएक्टिवनेस, निष्क्रिय हो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वहाँ यही स्टेज है निष्क्रिय तक। जब हम हो जाएंगे कोशिश करने के बाद, थोड़ी देर आराम करते हैं, यही स्टेज है जहाँ पर इंसाइट लर्निंग होती है, सूझ उत्पन्न होती है। फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार ऑर्गेनाइज करने से काम नहीं बनता तो रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बार बार कर करके देखते हैं ना, ऐसे नहीं तो ऐसे करके देख लो, रीऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। और फिर यहाँ लर्निंग डेवलप हो जाती है। और फ्यूचर में जब ऐसी सिमिलर सी प्रॉब्लम आएगी तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। लर्निंग का ट्रांसफर हम कर देते हैं, वहाँ भी उस चीज़ का सोल्यूशन उसी तरीके से ढूंढ लेते हैं। ये था इनका एक्सपेरिमेंट और इनकी थ्योरी, कॉलर एंड कोफ्का। इस थ्योरी में कुछ देखो, मेन फैक्टर्स आप कैसे भी याद तो कर सकते हो, लेकिन अगर सीरियल ऑर्डर में करते हो तो फिर एक सीक्वेंस बनता है, क्योंकि स्टेप तो ऐसे ही चल रहा है ना। ये स्टेप तो ऐसे ही चल रहा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। मैं तो यही कहूँगी आप सीरियल ऑर्डर में ही लिखो। ये लिखा तो ये मेन फैक्टर्स लिखे हैं, लेकिन एक तरीके से स्टेप्स है। हाँ, थी तो देखो उस थ्योरी, जैसे थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी उनकी आलोचना में तुरंत ये थ्योरी दी गई थी, तुरंत एक्सपेरिमेंट दूसरा किया और ये बात प्रूव की कि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया, वो इंसानों पे हम लागू नहीं कर सकते हैं। इंसाइट लर्निंग का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट उसके बाद किया, उनके उस एक्सपेरिमेंट के विरोध में किया था। उनके तुरंत बाद ये एक्सपेरिमेंट आया था कॉलर एंड कोफ्का का, जिसमें ये कह रहे थे कि समस्या का समाधान हमारे आसपास ही है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसको समझने की, सिचुएशन को, परिस्थितियों को ऑर्गेनाइज करने की, और कई बार रीऑर्गेनाइज भी करना पड़ जाता है। ठीक है, किस वाले में? ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट होता है यानी कि सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सिचुएशन को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आपके पास भी जब कोई समस्या आए तो कोशिश यही करो कि पहले ठंडे दिमाग से सोचो किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे क्या हुआ, उसको समझने की कोशिश करोगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करो। किसी एक की बातों में आगे कुछ नहीं डिसीजन लेना है, उस सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को ऊपर से नीचे सारा समझने की कोशिश करो, इसी को ऑर्गेनाइज कहते हैं। और जब ऐसे करके भी सोल्यूशन नहीं मिले तब रीऑर्गेनाइज करो, दूसरे तरीके से भी सोचो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप जो देख रहे हो वही सही है, दूसरा भी हो सकता है। रीऑर्गेनाइज भी करना पड़ सकता है कि दोबारा से चीजें ठीक करो। अगर ऑर्गेनाइज किया वहां कुछ गड़बड़ होगी तो रीऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ता है। उस पर चिपक मत जाओ कि सॉल्यूशन ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं, रीऑर्गेनाइज भी करके देखो, क्या पता बेटर तरीके से सॉल्यूशन हो जाए। हाँ, अगर सॉल्यूशन अच्छा हो गया, सेटिस्फाई हो, तो ऑर्गेनाइजेशन से काम चल जाएगा। मैं हमेशा नहीं कह रही कि हमेशा रीऑर्गेनाइजेशन होएगा, लेकिन कभी कभी रीऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ जाता है। ठीक है, इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक एक बोलो। निष्कर्ष में तो यही जो मेन थीम होती है वही निष्कर्ष होगा। हाँ नामिका। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है एक तरीके से ये। जब हम कुछ चीज़ें को सीख लेते हैं तो अगली सिचुएशन में जब लाइफ में दोबारा से वैसी सी प्रॉब्लम आएगी तो हम वो लर्निंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो सीखा हुआ ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी सिचुएशन में भी। अब आप लोग सीधे हाथ से लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपका नाम आपको उल्टे हाथ से लिखने के लिए कहूँ या कुछ और भी लिखने के लिए कहूँ, राइटिंग भले ही गंदी आए पर आप लिख तो सकते हो। क्यों? आपने उल्टे हाथ से सीखा थोड़ी है, प्रैक्टिस थोड़ी कर रखी है कभी,
सीधे हाथ से ही कर रखी है। इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। एक जगह सिचुएशन में हम जो चीज़ सीखते हैं वो दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाती है। इतने हम मूर्ख नहीं है कि हर बार वही चीज़ें बार बार सिखानी पड़ेगी। अब आपको पढ़ना आता है तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि साइकोलॉजी को पढ़ने की कोई अलग टेक्निक है और हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ने का आपको अलग तरीके से कुछ बोलना और पढ़ना सिखाया गया है। आपको पढ़ना सिखाया गया है, अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो सब जगह, सारे सब्जेक्ट्स पर। इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जो आपको सीख मिली, जो आपको इनसाइट लर्निंग की से आपको जो सीखने को मिला, सूझ विधि द्वारा आपने जो सीखा है वो ट्रांसफर हो जाएगा आगे आने वाली प्रॉब्लम के टाइम पे भी। ठीक है। थर्ड पॉइंट का नाम बोलो, ऐसे नहीं। अटेंशन वाला। हाँ हाँ, इनसाइट में डायरेक्टेड अटेंशन है ना। पहला तो था गोल, दूसरा था ऑब्स्ट्रक्शन। डायरेक्टेड अटेंशन, हाँ। तो उसमें क्या था, सबसे पहले था गोल, दूसरे नंबर पे था बाधा उत्पन्न हो गई, तीसरे नंबर पे था अटेंशन। अब आप अटेंशन दोगे, जब कोई बाधा उत्पन्न होएगी तो उसके सॉल्यूशन, उसको सोल्व करने के लिए आप अटेंशन देते हो। और अटेंशन डायरेक्टेड अटेंशन होती है, यानी कि जिस दिशा में ध्यान देना, निर्देशित ध्यान होता है, क्योंकि आपके सामने एक गोल होता है, इसीलिए आपकी अटेंशन आपने जहाँ देनी है वो एक फिक्स एरिया होता है। ठीक है। कौन पूछ रहा था? सुनीता, क्लियर हो गया? जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हो तो अटेंशन देनी होती है। निर्देशित ध्यान इसीलिए कहा गया है क्योंकि सामने एक गोल है, सिर्फ उस गोल की तरफ ही आपका अटेंशन है, ध्यान है, इसीलिए वो निर्देशित है। जब सामने गोल नहीं होता ना तो वो ध्यान भटक जाते हैं, कभी हमारा ध्यान किसी चीज़ की तरफ जाता है तो कभी किसी चीज़ की तरफ। इसीलिए लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, ताकि आप जो भी कुछ कर रहे हो सारी अटेंशन घुमा फिरा के उस गोल तक ही सीमित रहे। अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो निर्देशित ध्यान तो रखना पड़ेगा। ध्यान भटकता रहेगा तो गोल अचीव नहीं होता है। जैसे अर्जुन ने वो निशाना लगाया था मछली की आग पर, वो निर्देशित ध्यान था कि ध्यान एक चीज पे फिक्स करना पड़ता है। गोल तक पहुंचना है तो फिक्स रखो, डायरेक्टेड अटेंशन रखो। ठीक है। अब बोलो संगीता, तुम क्या पूछ रही थी? मेमोरी वाला। हाँ बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? देख लेना टाइम हो तो। हालांकि मेन पॉइंट तो इसके एक्सपेरिमेंट्स है, 3 एक्सपेरिमेंट है, मेन फैक्टर है, इसकी मेन थीम लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। हाँ निशा, तुम बोलो। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर कहाँ देखा भाई? हाँ बिल्कुल, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है जब हम अटेंशन, देखो अटेंशन के साथ ही क्यों जुड़ा ये, अलग से पॉइंट क्यों नहीं बना। जब हम किसी चीज पे अटेंशन देते हैं तो उस अटेंशन का मकसद क्या होता है? एक खोजात्मक प्रवृत्ति भी होती है कि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। बाधा आई थी तभी तो अटेंशन दिया था ना। बाधा नहीं होती तो गोल आप आराम से अचीव कर ही लेते। गोल तक पहुंचने में बाधा आई थी इसीलिए टेंशन दिया। और फिर वो एक्सप्लोरेटरी होता है, उसमें खोजात्मक प्रवृत्ति होती है एक तरीके से। हम वो बाधा का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरेटरी होता है कुछ खोजना, अटेंशन के थ्रू हम वो सॉल्यूशन खोज रहे हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है? ट्रायल एंड एरर और इनसाइट लर्निंग में कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछो, क्योंकि इसके बाद जो दो लर्निंग की थ्योरी बची है उन दोनों का लिंक इन थ्योरी के साथ नहीं है, वो थ्योरी अलग है। अब उन दोनों थ्योरी का आपस में कनेक्शन है, पर इन दोनों के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई खास कनेक्शन नहीं है। इसीलिए ये थ्योरी यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। तो दोनों थ्योरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछो, कल भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ निशा। हाँ
समझ में नहीं आया? आपने बुक में से देखा वो कंक्लूजन समझ नहीं आया, कि जो मैंने बताया वो समझ नहीं आया? देखो, जो मेन थीम है ना, सॉल्यूशन वही है। अब ट्रायल एंड एरर में क्या था, कि जैसे जैसे ट्रायल बढ़ते चले जाते हैं, प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, गलती होने की संभावना कम होती चली जाती है। यही है इसका कंक्लूजन, कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करते चले जाएंगे, गलती होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी और लर्निंग होती चली जाएगी। ट्रायल एंड एरर, गलती कर करके हम सीखते हैं। जन्म से ही कुछ सीखा हुआ नहीं आते, हम सब कुछ सीखते हैं और वो गलतियां कर करके सीखते हैं। और जैसे जैसे वो ट्रायल बढ़ते चले जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा होती चली जाती है, उन गलतियों की संभावना फिर कम होती चली जाती है। ठीक है? हाँ। हाँ, ये इसी के रिगार्डिंग है। इसको भी एक्सप्लेन किया और उसके बाद फिर लाइफ से भी कनेक्शन वो बता रहे हैं एक तरीके से। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं उन 12 पॉइंट्स में, पर आपने वो 12 के 12 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये एक्सपेरिमेंट याद करो और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। बुक में जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपने जरूरी नहीं वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उनके शब्द थोड़े मुश्किल है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। उस एक्सपेरिमेंट को ही एक्सप्लेन किया गया है कि सामने गोल होना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दो। एक बार रीडिंग लेनी जरूरी होती है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लिखना कैसे है। और किसी ने कुछ पूछना है इन दोनों थ्योरी में? कल हमारी क्लास हो पाएगी तो ठीक है, मैं बता दूंगी। कल शायद छुट्टी पे रहूं, अभी कंफर्म नहीं है, मैसेज छोड़ दूंगी। तो फिर, हाँ बोलो। एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है संबंध, एसोसिएशन अलग अलग शब्दों से समझो पहले। एसोसिएशन का क्या मतलब है? संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध। दो सिचुएशन में, दो प्रॉब्लम में, लाइफ की दो सिचुएशन में भी संबंध होते हैं ना। सारी सिचुएशन तो लाइफ में ऐसी नहीं आती जो एकदम अलग अलग होती है सारी। कुछ कुछ चीज़ों में संबंध भी होते हैं, मिलती जुलती सी भी चीज़ें होती है, वो सिमिलरिटी है। एसोसिएशन को सिमिलरिटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब अगला वर्ड क्या है एसोसिएशन के बाद? शिफ्टिंग। वो वहाँ शिफ्ट हो रहा है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब मान लो कि समस्या का समाधान सेम टू सेम, समस्या सेम टू सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, लेकिन आपने उसका रिस्पॉन्स शिफ्ट कर दिया। स्टिमुलस का सेम होना जरूरी नहीं है। अब जो अगला पॉइंट आप पढ़ रहे हो, आपको यही कंफ्यूजन हो रखी है। अगला पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जब सिमिलरिटी हो, स्टिमुलस सेम, लगभग सेम आए, तो रिस्पॉन्स भी हम सेम दे देते हैं। लेकिन एसोसिएटिव इसमें क्या बता रहे हैं शिफ्टिंग में, कि जरूरी नहीं कि स्टिमुलस सेम आएगा, स्टिमुलस अलग हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स हम सेम टू सेम दे देते हैं। फिर इसको एसोसिएटिव शिफ्टिंग का है, कि हम सिचुएशन में संबंध स्थापित कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेम है, पर हमने संबंध स्थापित कर लिया तो वो शिफ्ट हो गया हमारा रिस्पॉन्स। यहाँ स्टिमुलस सेम नहीं है, यहाँ रिस्पॉन्स सेम है, रिस्पॉन्स एक जैसा आएगा। जबकि नेक्स्ट पॉइंट में स्टिमुलस सेम आ रहा है, इसीलिए रिस्पॉन्स भी सेम जा रहा है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग में जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस सेम है, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन एक जैसी आई है आपके पास, एक जैसी प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपने उसको एक जैसा सा फील किया, उसको संबंध स्थापित कर लिया कि पहले ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा सा ही हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो रहा है, पर आपने संबंध स्थापित किया। वो सबके अपने एक्सपीरियंस है। हो सकता है उसी सिचुएशन को में आप संबंध स्थापित कर पाओ और दूसरे ना कर पाए। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्स शिफ्ट हो जाता है, स्टिमुलस शिफ्ट नहीं होता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट जो आपका समानता के आधार पे है, उसमें स्टिमुलस भी शिफ्ट हो रहा है, उस तब जाके रिस्पॉन्स शिफ्ट हो रहा है। ठीक है? और कुछ पूछना है? नहीं, दोनों थ्योरी क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, अगली थ्योरी कराने से पहले मैं आप लोगों से ये दोनों थ्योरी सुनूंगी। ऐसे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक बार सुनाओ, क्योंकि अगली थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल हो जानी है।
और अगर ये थ्योरी क्लियर नहीं है तो हम आगे शिफ्ट नहीं करेंगे। ये दोनों थ्योरी ऐसी थी जो हमने एक एक दिन में पूरी कर ली, आगे आने वाली थ्योरी एक एक दिन में नहीं होएगी, उन थ्योरी पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये आपको क्लियर होनी चाहिए दोनों थ्योरी। ये मैं सुनूंगी कल, पढ़ के आओगे इसको, कल सुनूंगी दोनों थ्योरी को। कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर डिस्कस कर लेंगे कल ही, क्योंकि अगर हम एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दूसरी थ्योरी का इन थ्योरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप भूल ना जाओ, इसलिए इसको अच्छे से रिमाइंड कर लो, अच्छे से पक्का कर लो इन थ्योरीज को पहले। अब संगीता आप बोलो, कुछ पूछ रहे थे मेमोरी वाले चैप्टर में से। एलटीएम की एनकोडिंग, एनकोडिंग तो सेम ही होती है, फर्क क्या है यहाँ पर सिमांटिक आधार पे होगी। हाँ, सिमेंटिक देखो, अर्थ जरूरी नहीं है कि वो दोनों भी साथ में हो, ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानी, अपनी मर्जी से आपने जोड़ लिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी साथ में होगा। हाँ, लेकिन वो साथ में हो सकता है, वो तो एसटीएम में भी हो सकता है और वो एलटीएम में भी हो सकता है। बात मेन क्या है कि एनकोडिंग अच्छी सिमांटिक तरीके से होती है, यानी जब मीनिंग मिल जाता है। हाँ, अब साथ में जुड़ कैसे रही है अकोस्टिक और विजुअल, जब हम कुछ चीजें देख रहे हैं उसमें भी तो मीनिंग मिल सकता है, जब हम चीजें कुछ सुन रहे हैं अकोस्टिक हो रही है तो सिमांटिक तो वहां भी होनी चाहिए। अकोस्टिक प्लस सिमांटिक, विजुअल प्लस सिमांटिक, यानी सिमांटिक तो अटैच होना ही चाहिए, अर्थ तो चीजों को मिलना ही चाहिए, तभी वो एलटीएम में जाएगी। जो चीज देख रहे हो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या देख रहे हो। अगर कुछ सुन के याद कर रहे हो तो उसका भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सिमांटिक अर्थ मिलेगा तभी वो याद होएगा। अगर अब मान लो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ, आपको मीनिंग क्लियर अगर ना हो तो आपके लिए मेरी मेरी बताई गई बातें सिर्फ आवाज है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो फिर वो एलटीएम में नहीं जाएगी। अब एलटीएम में कब जाएगी, जब ये अकोस्टिक हो रही है, आप सुन रहे हो लेकिन साथ में प्लस सिमांटिक अर्थ भी मिल रहा है उन चीजों को, तब जाके वो एलटीएम में फिट होएगी। अगर अर्थ नहीं मिल रहा होता, सिर्फ आवाज, आपको लगता मैडम सिर्फ बोले जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही है, तो वो होती सिर्फ अकोस्टिक। इसीलिए कहा गया है कि एलटीएम में जब सूचना जाती है तो उसके साथ अर्थ जुड़ा होना चाहिए, सिमांटिक। हाँ, सिमांटिक के साथ विजुअल और अकोस्टिक ऐड हो सकती है, देख के देखेंगे तब भी उसके साथ मीनिंग होता है, सुनेंगे तब भी उसके साथ मीनिंग अगर मिलता है तभी एलटीएम में जाती है चीजें। ठीक है, और कुछ पूछ। हाँ, पेज नंबर बोलो। एक मिनट। हाँ, निकालिए। एक मिनट रुको। ये तो मेरे को भी नहीं पता मधो का क्या मीनिंग है, तभी मैं कहती हूँ एज इट इज वर्डों पे मत जाओ किसने क्या लिखा है। इन आगे भी कई जगह यूज हो रखा है क्या, आगे कहाँ यूज हो रखा है, एक और एक एग्जाम्पल तो कहाँ लिखा है। हाँ, ये हो सकता है भाई, आइटम्स हो सकता है। सही बोल रहे, किसने बताया, अनंत ने बताया। यही बात है मधो का मीनिंग, ये आइटम्स ही है भाई। ठीक है आशु, टिपिकल सी हिंदी आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, बुक की लैंग्वेज में लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, आपने रट्टा मार रखा है, और रट्टा मारने वालों को कभी पूरे नंबर नहीं मिलते। अब ठीक है चलो, आइटम्स पता चल गया, और कुछ। और कुछ पूछना है किसी ने, क्लास ऑफ करें। चलो फिर कल मिलते हैं, आप लोग याद करके आओगे दोनों थ्योरी।
ये मैं बता दूंगी, शायद मैं कल छुट्टी पे भी रहूं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बता दूंगी जैसे भी रहेगा। एक एक बोलो, एक एक बोलो। देखो आपकी शायद आईडी का कुछ करवा रहे हैं वो लोग, कुछ वोटिंग वगैरह डलवा रहे हैं, तो आप ले आना, अगर बुलाया गया तो आना तो है ही, आ जाना। हाँ उसके लिए करा रहे। एक एक बोलो, एक एक बोलो।